गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करिए वीडियो को, सभी लोग एक बार शेयर करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। बताइए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। PbNO3 का होल ट्वाइस। कहाँ है PbNO3? PbNO3 का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि Fe2O3 प्लस 2Al और उसका रिएक्शन है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, सी है वियोजन अभिक्रिया है, डी है विस्थापन अभिक्रिया है। बताइए कौन सी अभिक्रिया है। Fe2O3 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe कौन सी अभिक्रिया है। ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये। विस्थापन अभिक्रिया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है। विस्थापन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा है HCN, तीसरा है HNO3 और चौथा H2SO4। सॉरी H2SO4। बताइए इसमें से कौन सा सही है। पहला HCl, दूसरा HCN, तीसरा HNO3 और चौथा H2SO4। तो दुर्बल अम्ल इसमें से कौन सा हो जाएगा। HCN। कौन सा हो जाएगा। HCN इसमें दुर्बल अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा। एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा। अम्लीय, क्षारीय, आपको पता होगा ना। pH स्केल पहला है उदासीन, दूसरा है क्षारीय, तीसरा अम्लीय, चौथा आयनिक। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है बताइए। एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा। घोल कैसा हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा। जब 7 से नीचे आता है तो कैसा हो जाता है। अम्लीय। कैसा हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फफोलेदार कापर हैं। पहला कापर की एक मिश्र धातु, बी ऑप्शन है कापर का एक यौगिक, सी ऑप्शन है शुद्ध कापर, डी है लगभग 2% अशुद्ध कापर। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। फफोलेदार कापर है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। क्या होगा। लगभग 2% अशुद्ध कापर। फफोलेदार जो कापर है लगभग 2% अशुद्ध कापर है। लगभग 2% अशुद्ध कापर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र बताइए। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र
पहला ऑप्शन है Cu2s, दूसरा ऑप्शन है Cu2o, तीसरा ऑप्शन है CuFeS2 और चौथा ऑप्शन है CuCO3। बताओ ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? Cu2s पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्र ग्लास का Cu2s। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्रायोलाइट का सूत्र है। बताइए इसमें से क्रायोलाइट का सूत्र। पहला ऑप्शन है NaAlO3, दूसरा ऑप्शन है Na3AlF6, तीसरा ऑप्शन है Na3AlO2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है? बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? क्रायोलाइट का सूत्र Na3AlF6 कहाँ है? दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन बी, Na3AlF6 यही क्रायोलाइट का सूत्र है। इसमें ढेर सारे आज में जो है कि क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है? यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है, बताइए कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है? पहला ऑप्शन C3H8, दूसरा C3H4 और तीसरा C4H10 और चौथा CCl4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? बताइए क्या हो जाएगा? C2H4, सॉरी C2H4 तो है ही नहीं है इसमें। C3H8 या C3H4 क्या हो जाएगा? C3H4 बी वाला ऑप्शन, C3H4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। पहला ऑप्शन जल से, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा शर्करा से, चौथा पर्ण रहित से। बताइए प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से। किससे? जल से निकलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा हरित लवक में, तीसरा राइबोसोम में और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। पहला ही ऑप्शन सही है, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प सही है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में से क्या विकल्प है? पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा अवतल दर्पण। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है पुष्प में कितने भाग होते हैं? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। बताइए पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6? पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। पहला ऑप्शन युग्म विकल्पी या एल्लोमार्फ, दूसरा निर्धारक, तीसरा ऑप्शन है समयुग्मजी और चौथा ऑप्शन है समरूप। बताइए, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ, क्या कहते हैं? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूडो डी व्रिज ने और तीसरा मेंडल ने। बताइए, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथक्करण का नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पहला 15 सेमी, दूसरा 30 सेमी, तीसरा 45 सेमी और चौथा 60 सेमी। बताइए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बताइए, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। क्या होगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? F = होता है R/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 2F। क्या हो जाएगा? तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा कहाँ विचलन अधिकतम होता है? किसी प्रिज्म में जब सफ़ेद प्रकाश डाला जाता है तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? सबसे पहले यहाँ रेड और सबसे अधिक किसका? बैगनी का। यहाँ बैगनी होता है और ऊपर रेड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैगनी का। किसका? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का, क्योंकि सबसे नीचे होता है। इस तरीके से 7 ठो कलर निकलते हैं, तो उसमें सबसे अधिकतम बैगनी का और सबसे कम लाल का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत आवेश का मात्रक है। बताइए, विद्युत आवेश का मात्रक। पहला जूल, दूसरा कूलाम, तीसरा वोल्ट, चौथा एम्पियर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? बताइए, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश को क्यों से दिखाते हैं? किससे? क्यों से। और उसके यूनिट कूलाम को सी से। किससे? सी से। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्लियर कर लीजिए इसको। आवेश को क्यों से और कूलाम को सी से दिखाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं बताना है। क्या बताना है? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? पहला वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा टेस्ला, तीसरा गॉस और चौथा है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वेबर मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला है, गॉस है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं है। यही सही ऑप्शन, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, टेस्ला भी है और गॉस भी है। ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा,
प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है। बताइए सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है। पहला ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव विघटन और चौथा ऑप्शन है उच्च ताप। बताइए सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, उसमें ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अब अतिलघु प्रश्न आ गए। दिया है कि कोई 4 पारिस्थितिकी तंत्र का नाम लिखिए। कोई 4 पारिस्थितिकी तंत्र बताइए। 4 पारिस्थितिकी तंत्रों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। 4 पारिस्थितिकी तंत्र क्या क्या हो जाएंगे? 4 पारिस्थितिकी तंत्र में पहला तालाब और दूसरा क्या हो जाएगा? झील। तीसरा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक जंगल। ठीक है, प्राकृतिक जंगल। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएंगे खेत। क्या हो जाएंगे? खेत, जो उपजाऊ भूमि हो। 4 पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। क्या दिया है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। इसका उत्तर बताइए। ये 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे अति लघु वाले आपकी बोर्ड परीक्षा में। बताइए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो हमें पृथ्वी पर प्रकृति रूप में उपलब्ध हैं सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, मृदा जिसको कहते हैं, उसके बाद कोयला, पेट्रोल, वायु, सब क्या हैं? सब प्राकृतिक संसाधन है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या होते हैं? सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कोयला, पेट्रोल सब प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि 3R क्या है। बताइए 3R क्या है। 3R ये ऐसे भी दे सकता है, R, R और R, 3 ठो R, 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 R भी दे सकता है। बताइए 3R क्या है। R का मतलब होता है रिड्यूस, कम उपयोग। R का मतलब पहला क्या है? कम उपयोग, कम उपयोग। ठीक है, दूसरे R का मतलब क्या होता है? रीयूस, मतलब पुनः उपयोग। क्या होता है? रीयूस होता है पुनः उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या होता है? पुनः चक्रण, रिसाइकल जिसको बोलते हैं। पुनः चक्रण क्या बोलते हैं? पुनः चक्रण, जिसको रिसाइकल बोलते हैं। रेड्यूस, उसके बाद रीयूज, फिर रिसाइकल। इन तीनों आर का नाम है रेड्यूस और रीयूज। इसको पहला रेड्यूस बोलेंगे और फिर रीयूज करेंगे। कोई चीज़ अगर दोबारा यूज करते हैं उसको बोलते हैं रीयूज, और फिर रिसाइकल होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3R का यही मतलब है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा है कि MPN से क्या तात्पर्य है।
MPN से क्या तात्पर्य है? तो MPN का मतलब होता है सर्वप्रायिक संख्या। क्या होता है? सर्वप्रायिक संख्या, जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। M से हो जाता है मोस्ट, M से क्या हो जाता है? मोस्ट, M से होता है मोस्ट, और P से हो जाता है प्रोबेबल। क्या हो जाता है? प्रोबेबल, PROBABLE, प्रोबेबल। और N से हो जाता है नंबर। क्या होता है? NUMBER, नंबर। ठीक, ये हो गया नंबर। तो MPN मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसका मतलब होता है सार्वप्रायिक संख्या। क्या होता है? सार्वप्रायिक संख्या, सार्वप्रायिक संख्या, सार्वप्रायिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? सार्वप्रायिक संख्या, सार्वप्रायिक संख्या। ठीक, ये थे आज के आपके 20 जो है कि अतिलघु प्रश्न, और इसमें 4 दे रखे थे, 4 दे रखे हैं अतिलघु, और 20 जो है ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखे हैं बहुविकल्पी। 20 बहुविकल्पी और 4 अतिलघु प्रश्न थे। तो चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर, आप सिंपल पेपर जहाँ से मिले आप सॉल्व करिए। कुछ ऑफलाइन भी सॉल्व करिए, कुछ ऑनलाइन सॉल्व करिए। बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा।